देखिए आईपीसी में आपका चल रहा था और आईपीसी में हम लोग धारा 2 पढ़ चुके थे और सेक्शन 3 और 4 आपका पढ़ाना था डिटेल में, यानी कि बैरक से और समझाना भी था। देखिए आपका कल बताया गया था कि सेक्शन 3 और 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन यानी कि बाह्य क्षेत्राधिकार से, बाह्य क्षेत्राधिकार का मतलब हुआ कि भारत से बाहर किए गए अपराधों के मामले में अप्लाई हो। ये कई बार पूछा गया है। भारत के भीतर अपराध किया गया है तो सेक्शन 2 बताएगा, और भारत से बाहर अपराध किया गया है तो आपका सेक्शन 3 और 4 काम करेगा। इंटरव्यू में और तमाम जगह लोग पूछते रहते हैं कि धारा 3 और 4 में अंतर क्या है। ये इंटरव्यू में भी पूछा गया है। फिर एक बार इसको 2-3 एंगल से देखा है। आपका धारा 3 में एक सामान्य नियम बताया गया है कि आपका भारत से बाहर कुछ दशाओं में किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करने पर वह व्यक्ति भारत में आईपीसी के तहत दंड का भागी हो। यानी कि सेक्शन 3 इस बात का प्रावधान करते हैं कि भारत से बाहर अपराध होने पर भारत में अभियुक्त दंड का भागी हो। लेकिन अभियुक्त भारत में दंड का भागी कब होगा, इस बात को स्पेशलाइज या विशिष्ट रूप से या स्पेशलाइज रूप से वर्णन धारा 4 करती है। यानी कि धारा 4 कुछ उन परिस्थितियों को बताती है जिन परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध करता है तो भारत में वह सजा का हकदार होगा। यानी कि सेक्शन 3 में सामान्य नियम बताया गया है कि भाई भारत से बाहर अपराध में भी आईपीसी अप्लाई होगी, लेकिन भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए भारत में व्यक्ति किस कंडीशन में दंडित होगा, किस परिस्थिति में दंडित होगा, वे परिस्थितियां आपका सेक्शन 4 में बताई गई है। निश्चित तौर पे याद रखिए। अर्थात धारा 3 भारत से बाहर अपराधों के बारे में एक सामान्य नियम बताती है, जबकि धारा 4 में उसका क्या दिया गया है विशिष्ट रूप, ये भी बता सकते हैं। इसको पुराना लोग थोड़ा समझ में आएगा कोरिलेशन, इसको कुछ कोरिलेट करके समझाया है दूसरे कानूनों से। पहला हमने कोरिलेट आपका कॉन्स्टिट्यूशन से किया। जिस प्रकार अगर कोई पूछे कि समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है तो आर्टिकल 14 से लेकर 18। लेकिन अगर उसी प्रकार आईपीसी में आइए भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए इन धाराओं में प्रावधान है तो धारा 3 और 4। ठीक। अब ये आता है कि समता का सामान्य नियम कहाँ है, तो आप लोग बताते हैं कि अनुच्छेद 14, और समता के विशिष्ट रूप कहाँ दिए गए हैं तो अनुच्छेद 15 से लेकर कहाँ तक 18। आगे बढ़ते भाई, आगे लाइट कम है पीछे, अभी लाइट है। हाँ इधर बैठिए, कहीं बैठिए। यानी कि अनुच्छेद 15 से लेकर कहाँ तक 18। उसी प्रकार भारत से बाहर अपराधों के विषय में सामान्य प्रावधान 3 में है और विशिष्ट प्रावधान किस सेक्शन में 4। इसको और एक उदाहरण से मैं बता रहा हूँ, और वह उदाहरण मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट से उठाता हूँ। यानी कि उस उदाहरण को हम संविदा अधिनियम से देखेंगे। बहुत क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 तो हम सेक्शन बताएंगे। और जैसे कि सेक्शन 10 संविदा अधिनियम का बताता है कि भाई संविदा के लिए यह आवश्यक है
कि पक्षकार सक्षम कॉम्पिटेंट हो। सेक्शन 11 बताता है कि कौन संविदा के लिए सक्षम है, तो जो वयस्क हो, जो स्वच्छित हो और जो कानून द्वारा डिस्क्वालीफाई या संविदा करने के अयोग्य घोषित। अब जो संविदा के लिए वह व्यक्ति सक्षम है जो स्वच्छित है, ये सेक्शन 11। लेकिन कब स्वच्छित माना जाएगा व्यक्ति को, इसका निर्धारण धारा 12 से होगा, 12 से। यानी कि संविदा के लिए स्वच्छित होना चाहिए, ये 11। लेकिन कब स्वच्छित कहा जाएगा, ये कहाँ बताया गया है, 12। उसी प्रकार भारत से बाहर अपराध के लिए भारत में व्यक्ति दंड का हकदार होगा, सेक्शन 3। लेकिन कब हकदार होगा, उस कंडीशन को कहाँ बताया गया, सेक्शन 4। ये दिमाग 2-3 बार उदाहरण से मैं समझाया और हमारे बस की बात नहीं है, न समझना है। एक हमारी तीसरी का उदाहरण दिए, एक एविडेंस के उदाहरण से भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि और क्लियर हो। जैसे कि विबंध के बारे में सामान्य नियम एविडेंस की धारा 115 में दिया गया, लेकिन उसका स्पेशलाइजेशन या उसका विशिष्ट रूप कहाँ से कहाँ तक, 16-17। तो वही धारा 3 और विशिष्ट आपका रूप कहाँ है, धारा 4। ये 3-4 उदाहरण हमने बताया। भाई ना समझ में आया हो कंसेप्ट तो फिर बताया जाए, वो ये नहीं है। अब आगे बढ़ा जाए। जब भी आप अभी धारा 3 शुरू नहीं होगी, पहले पूरा पंचौरा करना पड़ेगा, यानी पूरी चीजें भारत से बाहर के बारे में बतानी पड़ेगी, तब सेक्शन 3 हम डायरेक्ट उठाएंगे और उसमें एक शब्दों को मथा जाएगा, टेक्निकल बातें भी निकलेंगी। और BHULLM ने क्या पूछा, बस एक शब्द पर आपका गलत हो सकता है क्वेश्चन, तो भी हम बताएंगे। लेकिन तमाम नियम कायदे भी हैं। लेकिन आप सबसे पहले ये जानिए कि भारत से बाहर के लिए कानून, अन्य कानूनों में क्या क्या प्रावधान है। और निश्चित रूप से प्री में आपका एक क्वेश्चन बनता है। यूपी में तो जैसे कि भाई सेट है क्वेश्चन 166 ये निश्चित बनता है। और मैं कई बार बताया हूँ, जे में APO में बार बार रिपीट CRPC करता है। तो देखिए कौन कौन अनुच्छेद, पहला तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन पढ़ना है, 245 का कौन सा क्लास 2। इसके बाद CRPC में आपका 166A हम पढ़ेंगे, फिर आपका 166B, ये CRPC में भाई 166B पढ़ेंगे, फिर 188 पढ़ेंगे, फिर 189 पढ़ेंगे, 105 पढ़ेंगे और 105A पढ़ेंगे। यानी कि CRPC में कम से कम भारत से बाहर के लिए इतनी धाराओं का वर्णन करना पड़ेगा। तत्पश्चात आ जाइए, आप कह सकते हैं कि इसके बाद आपका साक्ष्य अधिनियम आ जाइए। साक्ष्य अधिनियम में जो प्रावधान है वह हमें लेक्स फोरी जानना है। कौन सा, लेक्स फोरी। और इसी से कोरिलेट करके हल्का सा हम क्या बना देंगे, हिंदू लॉ। और हिंदू लॉ कैसी विधि है, बिहार में पिछली बार ही आया है, लेक्स फोरी है कि लेक्स लोसी। तो लेक्स फोरी है, हम बताएंगे, तो हमारा कर्तव्य है बताना। यानी कि और IPC की धारा 3-4 को जाननी है, वो तो भाई बाद में पढ़ना है भारत से बाहर। एक प्रावधानों को अच्छे से समझिए। एक क्वेश्चन प्री में कहीं गया नहीं, मैं बता दूं, किसी बिहार में कहाँ से कैसा क्वेश्चन बना है। बिहार APO जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जे की तैयारी कर रहे हैं, तो IPC नहीं, ये सब फालतू चीजें हैं। लेकिन एक क्वेश्चन कहीं नहीं गया, जाकर आप 7 पेपर आज देखिए, आज ही देखिए इससे बना है कि नहीं, और कहाँ कहाँ क्वेश्चन बना है लेटेस्ट में, उसको भी हम बताते रहे। देखिए भाई, जो अनुच्छेद 245 का क्लास 2 है, ये IS में प्री में बना।
देखिए इसका मतलब क्या हुआ। अनुच्छेद 245 का उप अनुच्छेद 2 ये बताता है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो भारत से बाहर भी लागू होता है तो वह कानून मात्र इस कारण से अवैध नहीं होगा कि उसका प्रवर्तन भारत से बाहर होता है। ये तो कानूनी भाषा में हुआ, ये न समझ में आए तो अब अपनी भाषा में आया है। यानी कि भारत में संसद ही सक्षम है जो ऐसा कानून बना सकते हैं जो भारत के बाहर भी लागू है। अब आइए इसमें ऑप्शन देखा जाए। आपका संसद बना सकते हैं, राज्य विधानमंडल बना सकते हैं, दोनों इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आया। तो ऐसा कानून कौन बना सकता है जो भारत से बाहर लागू हो? केवल संसद। गलत ना हो ये संविधान में। तो आईपीसी एक संघीय कानून है, संघ ने बनाया था, और अगर आईपीसी का प्रवर्तन भारत से बाहर के अपराधों पर हो तो कोई संवैधानिक अवैधता नहीं है। और ये बात स्पष्ट रूप से हमारा संविधान उल्लिखित करता है। कौन सा? अनुच्छेद 245 का क्लास। अब सीआरपीसी में आइए। पहले सीआरपीसी की हमने जितनी धाराएं लिखवाई हैं, आप प्रयास ये करना है भाई इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। आइए सबसे पहले 166 ये देखा है, इस बार यूपीजे में आया भी था। अगर भारत से बाहर इन्वेस्टिगेशन कराना है, अन्वेषण कराना है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या जारी करेंगे? यानी कि फिर एक बार उदाहरण से भाई चला जाए, ऐसे नहीं। भारत से बाहर इन्वेस्टिगेशन यानी कि इन्वेस्टिगेशन कराना है, अन्वेषण कराना है, विवेचना करनी है, तफ्तीश करनी है, खोज करनी है, तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट क्या जारी करें? अब 4 ऑप्शन देगा। वारंट जारी करेंगे, समन जारी करेंगे, अनुरोध पत्र जारी करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो अनुरोध पत्र यानी कि फिर एक बार याद रखिए, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, एक लाइन याद रखना है, को पूछा जाता है। समन वारंट नहीं, कमीशन नहीं, क्या जारी होगा? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। फिर एक बार बताया जा रहा है आपको, धारा 166 ये तब लागू होगी जब भारत से बाहर साक्ष्य एकत्र करने हेतु आपका इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश कराना। ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट क्या जारी करेंगे यहाँ से विदेश के लिए? तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध की धारा में 166 भाई गलत न हो, इसी बात यूपीजे में आया। दूसरा देखिए 166 बी देखिए, अगर विदेश से भारत में इन्वेस्टिगेशन कराना है, यानी कि अगर विदेश से भारत में अन्वेषण कराना है, ऐसी दशा में विदेश से भारत के लिए क्या जारी होगा? तो वह आपका जारी होगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि यहाँ से भी अन्वेषण के लिए जाएगा 166 है, और विदेश से अन्वेषण के लिए भारत में आए तो 166 भी क्या जारी होगा? दोनों तरफ से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, हिंदी में अनुरोध पत्र। अब ये कमीशन और समन वारंट ना मार दीजिएगा, फिर बता रहा हूँ यही गलती होती है। अगला ये, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया है और भारत में उसके खिलाफ इंक्वायरी और ट्रायल किया जा रहा है। फिर एक बार देखिए, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया है और भारत में उस अपराध के लिए भारत के न्यायालय जांच या विचारण यानी कि इंक्वायरी या ट्रायल कर रहे हैं, तो वह कौन सा स्थान होगा?
जिस स्थान के आपराधिक न्यायालय ऐसी जांच और विचारण करें। यानी कि भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए जांच एवं विचारण का स्थान सीआरपीसी की कौन सी धारा बताती है? 188 को पूछा जाता है। कौन सी धारा? 188। यानी कि सीआरपीसी की धारा 188 ये बताती है कि कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया है और भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है तो किस स्थान के न्यायालय उसके खिलाफ इंक्वायरी और ट्रायल करने का क्षेत्राधिकार रखेंगे। तो एक लाइन याद रखिए, जहाँ ऐसा व्यक्ति पाया जाए। यानी कि अमेरिका में अपराध किया था, भारत में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। अमेरिका से आया और लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा और वहीं पा लिया गया, तो किस न्यायालय को अधिकारता मिल जाएगी? जहां वह पाया गया। यानी कि कहाँ पाया गया? लखनऊ में। तो लखनऊ के जो जिला न्यायालय है उसी को ये अधिकारिता होगी कि ऐसे अभियुक्त के खिलाफ जांच और विचारण क्या कर देता। लेकिन एक समस्या है, वही समस्या याद रखिए, कोई भी न्यायालय ऐसी जांच और विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के नहीं करे। फिर एक बार मैं पूरा वाक्य बता रहा हूँ। धारा 188 भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए इंक्वायरी और ट्रायल का स्थान निर्धारित करती है। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया है, भारत में उसके खिलाफ जांच या विचारण चल रहा है, तो ऐसी दशा में उस स्थान के न्यायालय द्वारा जांच या विचारण किया जाएगा जहां वह अभियुक्त क्या हो पाया जाए। लेकिन किसकी पूर्व अनुमति से ही जांच विचारण होगा? केंद्रीय सरकार। रटे रहिए, किसकी अनुमति से? पूर्व अनुमति से, बिना पूर्व अनुमति से। ये कौन सी धारा हमने बताया? भाई बाहर बात न करिए, भाई बाहर बात न करिए, आवाज आ रही भाई, थोड़ा ठंडी आ रहा है ना तो आवाज बुझती है ज्यादा। देखिए इसके बाद 189 पढ़ना है। धारा 189 अभी उत्तराखंड में पूछी गई थी और यहाँ से भी लोग गलती करके आते हैं। धारा 188 ये बताती है कि अगर भारत से बाहर साक्ष्य एकत्रित करना है तो भारत से कमीशन या आयोग जारी हो। बस एक लाइन जानना है कि भारत से बाहर साक्ष्य एकत्र करने के लिए भारत से क्या जारी होगा? तो कमीशन या हिंदी में आयोग कहेंगे। और किस धारा के तहत जारी होता है? तो आपका जवाब रहेगा धारा 189। फिर यूपीएफओ में क्वेश्चन आया 105 पर, यूपीएफओ से आपने 105 पर बना चुका है। व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान, अर्थात रेसिप्रोकल राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान सीआरपीसी में कहाँ किया गया है? तो जैसे ही पूछे व्यतिकारी राज्य क्षेत्र तो कौन सी धारा मारेंगे? 105। देखिए थोड़ा समझाना पड़ेगा भाई, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र होते क्या है। इसको आपको हम बताते हैं संविदा अधिनियम की धारा 2F और आपका ये सीआरपीसी की धारा 105। संविदा से पहले देखिए, रेसिप्रोकल प्राणी या व्यतिकारी वचन या पारस्परिक वचन की परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा 2F में दी गई। इसमें दी गई है, जब दोनों पक्षकार अपनी ओर से वादा करते हैं और दोनों पक्षकारों को अपना वादा निभाना रहता है, उसी को पारस्परिक वचन या
व्यतिकारी वचन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में ए ने वादा किया कि मैं घोड़ा बेचूंगा और बी ने वादा किया कि मैं इसके लिए 1,00,000 रुपया लूँगा। तो वादा तेरा वादा, दोनों ने वादा किया। ए वादा किया कि मैं घोड़ा बेचूंगा और बी ने वादा किया कि मैं इसके बदले 1,00,000 रुपया एक को दूंगा। तो एक को वादा निभाना है कि दोनों को? तो जब दोनों तरफ से वादे हो और दोनों पक्षकारों को निभाना हो, किसी को रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। कौन सा प्रॉमिस? पारस्परिक, दोनों दिए। अब इसी को आप CRPC में जोड़िए। थोड़ा वचन नहीं, अब 2 देश वचन देंगे। जैसे कि अब एक देखा जाए, भारत ने इंग्लैंड को वचन दिया है कि इंग्लैंड से जो भी अपराधी भागकर भारत आएंगे, भारत उसे किसको सौंप देगा? इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने भारत को वचन दिया है, समझौता भी है, कि जो भी अपराधी भारत से भागकर इंग्लैंड आएगा, उस अपराधी या अभियुक्त को इंग्लैंड भारत को सौंप देगा। कहना आसान होता है, एक लाइन में कह दिया गया सौंप देगा, और देख ही रहे हैं कहाँ सौंप रहा है। सब जाकर तो वहीं इंग्लैंड में बैठे हैं, इस कोर्ट उस कोर्ट उस कोर्ट। बस विजय माल्या का उदाहरण लीजिए, खूब लोग चिल्ला रहे हैं मैच हो रहा है तो चोर है विजय माल्या चोर है, और चौंधी मुस्लिम काट के विजय माल्या निकल जा रहा है। केंद्रीय सरकार खूब CBI प्रयास कर रही है, लेकिन भारत सरकार हर एक जगह से वहाँ के कोर्टों में प्रत्यर्पण के मामले में जीतती जा रही है। अब कब आएगा? उसके बाद अंत में मिनिस्टर का भी पावर है, चाहे तो वहाँ का कोर्ट के बावजूद भी वहाँ का मिनिस्टर क्या करे, रोक दे। तो अलग बात है, नियम है भाई। यानी कि जब 2 देश आपस में वादा किए हैं कि हम अपने अभियुक्त को आपको सौंप देंगे, आप अपने अभियुक्त को सौंप दीजिए, इसी को व्यतिकारी राज्य क्षेत्र कहते हैं। और 105 में CRPC कौन? 105। पिछली बार झारखंड में जे में आपका या APO में किसी में पूछा गया है, संविदाकारी राज्य की परिभाषा CRPC की किस धारा में दी गई? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट या संविदाकारी राज्य? ये परिभाषा कभी पूछी नहीं गई थी, पहली बार झारखंड ने बनाया। तो हो सकता है कि बिहार भी बना दे। 105 में व्यतिकारी राज्य और 105A में कौन से राज्य? संविदा का, जिसमें आपस में ट्रीटी हुई हो या कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस प्रकार आपका CRPC में हमने बताया कि भारत से बाहर अपराध किया है तो क्या प्रावधान लागू, कुछ प्रावधान हमने बताया। अब एविडेंस में हमें देखना है, एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी का पहले मतलब समझिए। लेक्स का मतलब होता है ला और फोरी का मतलब होता है फोरम। एक बार समझिए, लेक्स का मतलब होता है ला और फोरी का मतलब होता है फोरम। ला मतलब विधि और फोरम मतलब स्थान, अर्थात इसको कहते हैं स्थान विशेष की विधि। हिंदी में क्या कहेंगे? स्थान विशेष की विधि। तो साक्ष्य अधिनियम लेक्स फोरी है, इंदुला भी लेक्स फोरी है। इसका मतलब क्या हुआ? अब अच्छे से समझिए एविडेंस एक्ट में भाई लेक्स फोरी का मतलब। पिछली बार था बिहार में इंदुला पूछा गया था, लेक्स फोरी है कि लेक्स लोसी? तो लेक्स लोसी नहीं, क्या मारेंगे? लेक्स। इसका मतलब समझिए, यदि कोई घटना विदेश में हुई और भारत में उसे साबित किया जाना है तो ऐसी दशा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही भारत में उस घटना को साबित किया जाए।
न कि जहाँ घटना हुई, अर्थात जिस स्थान पर जांच या विचारण चल रहा है, साक्ष्य के समस्त नियम उस स्थान पर जो प्रचलित विधि है उसके अनुसार लागू हो। एक उदाहरण अच्छे से लाट में देखें। अगर कोई घटना इंग्लैंड में होती है और भारत में उसके लिए अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा चलता है, तो ऐसी दशा में आपका इंग्लैंड के साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अभियुक्त का दोष भारत में साबित किया जाएगा कि भारत के साक्ष्य अधिनियम के अनुसार। भारत क्यों? क्योंकि एविडेंस एक्ट कैसे विधि है, लेक्सोरी, भले घटना कहाँ हुई हो, विदेश में, लेकिन भारत में अगर इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ही साक्ष्य लिया जाएगा और अभियुक्त के दोष को साबित किया जाएगा। इंग्लैंड नहीं, एक केस आया निहारेंदु दत्त, पूछ सकता है, वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन लेक्सोरी तो पूछा ही जा चुका है कई जगह। इस प्रकार आपका भारत से बाहर के मामले में क्या प्रावधान है, हम ये बताएं। अब आपका धारावाही चलना है आईपीसी की आपका पहले धारा 3 देखा जाए, उसके बाद 4 देखा जाएगा। देखिए भाई, एक शब्दों को हम तोड़ रहे हैं, उसके बाद समझाया जाएगा। देखिए अभी समाप्त नहीं हुआ, सेक्शन शुरू हो रहा है इतने के बाद। धारा 3 अब निकाल लेना है। देखिए धारा 3, इसी में थोड़ा समय लगता है, 3-4 के, उसके बाद से तो भाई देखिए धारा 3 क्या कहते हैं। भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। इसका मतलब ये हुआ कि अपराध भारत से बाहर किया गया है, लेकिन जो भारत से बाहर अपराध किया गया है वह भारत में ट्रायल योग्य है, विचारणीय है। अगर विचारणीय है तो उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 3 करती है। यानी कि धारा 3 ये बताती है, ऐसी दशा में वह व्यक्ति भले विदेश में अपराध किया हो, भारत में दंड का भागी हो। अब क्या भारत में विदेश में जो अपराध किया गया है, क्या भारत में वह कब विचारणीय होगा? यानी कि भारत में विदेश में किए गए अपराध के लिए अभियुक्त पर भारत में कब मुकदमा चलाया जा सकता है, इसका स्पेशलाइजेशन किया गया है कि धारा में 4 दिन नहीं, 3 तो एक सामान्य नियम बताती है। देखिए शब्द देखिए धारा 3 के, भारत से परे किए गए अपराध के लिए, तो एक का वाक्य तोड़ा जाए तब समझाया जाए। यानी कि अपराध भारत से क्या किया गया हो, पर भारत से दूर किया गया, बाहर किया गया, भारत की सीमा से। भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, जो कोई व्यक्ति भी सतर्क रहना है, जो कोई व्यक्ति, इसके बाद आपका शब्द दिया गया है, जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो। इसका मतलब ये हुआ कि उसका ट्रायल भारतीय कानून के अनुसार कहाँ चल सकता हो, भारत में। यानी कि उस अपराध के लिए उसका विचारण किसी कानून के तहत कहाँ हो सकता हो, भारत के लिए। अगला देखिए सब, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी दशा में
वह भारत से बाहर अपराध किया है, लेकिन आईपीसी के लिए उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा मानो वह कार्य वह कहाँ किया हो, भारत के भीतर। याद रखिए, मानो शब्द पर भी हम आएंगे। मानो यानी कि कल्पना की जाए तो अलग बात है। देखिए, जहाँ तक सेक्शन 3 की बात है, सेक्शन 3 एक जनरल रूल बताती है। ये जनरल रूल बताती है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया है और भारत में उस अपराध के लिए उसका भारतीय विधि के अनुसार यदि ट्रायल उसके खिलाफ चल सकता है, तो वह भारत में आईपीसी के तहत दंड का क्या होगा, भाग। और ये कल्पना की जाएगी, ये माना जाएगा, अनुमान लगाया जाएगा कि विदेश में अपराध नहीं किया, बल्कि वह कहाँ वह अपराध किया है, भारत। कल्पना की जाएगी, मानो शब्द हम बताएंगे कई एंगल से। इसका मतलब कि धारा 3 आपका एक सामान्य नियम बता देती है। अब आपके दिमाग में तुरंत अटैक होना चाहिए कि आखिर कोई व्यक्ति विदेश में अपराध किया तो वह भारत में उसके खिलाफ कब मुकदमा चल सकता है, ये तो 3 बताते ही नहीं है। तो ये कौन सी धारा बताएगी, 4। 3 नहीं बताएगी। 3 तो एक सामान्य नियम, विचारण का पात्र है तो भारत में सजा का क्या होगा, हकदार। और माना क्या जाएगा कि विदेश में अपराध किया कि भारत में, भारत। अब एक शब्दों को इसको देखिए भाई, भारत से परे। अब जहाँ तक भारत शब्द की बात है, अब जम्मू कश्मीर राज्य भी भारत का अभिन्न अंग है। तो अब आपका जो जम्मू कश्मीर राज्य में कोई अपराध करता है तो भारत से बाहर अब नहीं कहा जाएगा, वो कहाँ कहा जाएगा, भारत के अंदर। 31 अक्टूबर 2019 से ये आईपीसी जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू हो गई है। तो भारत से बाहर का मतलब अब ये हुआ कि जितने राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश भारत में हैं उससे बाहर। जहाँ तक समुद्र का मामला है, समुद्र के मामले में तट से 12 नॉटिकल मील, याद रखिए कितना मील, 12 नॉटिकल मील तक आपका भारत का ही एरिया माना जाता है। हमेशा विवाद आपका जो नजदीक देश हैं उन्हीं से होता है। कभी श्रीलंका से ज़्यादा विवाद हो जाता है, श्रीलंका बार बार भारतीय मछुआरों को पकड़ लेता है, क्योंकि अब कहता है कि हमारा एरिया, भारत कहता है हमारा। लेकिन 12 नॉटिकल मील एक कह सकते हैं कि दूरी रखी गई। अभी आया आकाश पताल, धारा 4 में बताएंगे, बस ये जानिए अभी आकाश पताल बचा हुआ है, वो कहाँ बताया जाएगा, धारा 4, क्योंकि स्पेशलाइज उसी में है। तो भारत से परे यानी कि जो भारत है उससे बाहर कोई व्यक्ति, अब कोई व्यक्ति का मतलब हुआ चाहे भारत का नागरिक अपराध किया हो या कोई विदेशी अपराध किया हो। कोई व्यक्ति मतलब क्या, चाहे भारत का नागरिक या कोई विदेशी। तीसरा देखिए, यदि वह उस अपराध के लिए, अब ये देखा जाएगा कि क्या चाहे भारतीय व्यक्ति या विदेशी व्यक्ति जो भारत के बाहर अपराध किया है, क्या उस अपराध के लिए उसके खिलाफ मुकदमा भारत में चल सकता है, यानी कि क्या उस अपराध के लिए भारत में उसके खिलाफ ट्रायल चल सकता है। अब कब ट्रायल चल सकता है ये धारा 3 नहीं बताएगी, ये कौन सी धारा बताएगी, 4। लेकिन धारा 3 एक घोषणा कर देती है कि अगर ट्रायल भारत में चल सकता है तो ऐसा व्यक्ति आईपीसी के तहत भारत में दंड का क्या होगा,
और ये माना जाएगा, कल्पना किया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने भारत के अंदर या भारत के भीतर अपराध किया था, न कि विदेश में। मानो का मतलब डिम्ड का मतलब ये हुआ वास्तव में वो चीज नहीं है, लेकिन कानून जबरदस्ती क्या करता है, मान लेता। उदाहरण 2-3 बताते हैं, पहले व्याकरण की भाषा तो कवर हो जाए, तो 2-3 उदाहरण बताएं। मानो शब्द को आपको देखना है, एक क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है। जो ये शब्द मानो आया है, मानो का मतलब ये हुआ डिम्ड। डिम्ड का मतलब मानत, मानत मतलब कल्पित, कल्पित का मतलब अनुमानित, अनुमानित का मतलब हुआ उपधारित, उपधारित का मतलब हुआ एक कल्पना कर ली जाएगी। अर्थात वास्तव में अपराध कहाँ हुआ, विदेश में, और एक कल्पना कर ली जाती है कि वह अपराध कहाँ हुआ है, भारत, जबकि वास्तव में ये सही नहीं। एक उदाहरण देखिए, जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी हैं, पीएम बनने के भले गुण न हो, लेकिन कांग्रेस वाले कल्पना कर चुके हैं कि अगला पीएम हमारा पप्पू ही होगा, और पप्पू हर हाल में फेंकू को हरा कर इस बार क्या करेगा, पास हो। इसको कल्पना कहते हैं। अब जहाँ जहाँ मानो है, मानो का मतलब ये हुआ कि वास्तव में वो चीज नहीं है, लेकिन क्या कर ली गई है, कल्पना। तो 4-5 कल्पना तो करा दिया जाए। एक तो IPC में ही कल्पना कर ली गई है, भारत से बाहर अपराध हुआ, और IPC मानती है कि कहाँ अपराध माना जाएगा। इसकी बात जो भी कल्पना पढ़िएगा, आपका संविधान आपका कल्पना के बारे में साक्ष्य अधिनियम में प्रावधान मिले। कल्पना आप कर सकते हैं। आपका 2 चीजें, धारा 119 साक्ष्य अधिनियम की और धारा 63 का क्लास 5, यहाँ आप कल्पना कर सकते हैं, और तमाम जगह है, लेकिन 2 उदाहरण केवल कल्पना पर बताया जाए। यहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन बनता है। एविडेंस की धारा 119 ये बताती है कि अगर कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है, तो वह अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से दे सकता है। अन्य प्रकार में इशारा द्वारा, चिन्ह बनाकर दे दे, या अन्य किसी तरीके से, यहाँ तक कि वह अपनी बातें लिख कर भी दे सकता है। लेकिन जो वह लिख कर देगा उसे लिखित नहीं, यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य नहीं माना जाएगा, बल्कि क्या माना जाएगा, मौखिक साक्ष्य। एक कल्पना ही है, वास्तव में कागज पर क्या हुआ, लिखा गया, लेकिन दस्तावेजी नहीं माना क्या जा रहा है, मौखिक। इसको भी कहते हैं आपका मानद, मानो, इसी को मानो कहा जाता है। एक और अच्छा उदाहरण देखिए, अब तक कंपटीशन में ये पूछा नहीं गया। 119 से 2 क्वेश्चन बने थे पिछली बार, वो अलग बात। 2 क्वेश्चन जे में प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य का सिद्धांत कहाँ है, 119 एविडेंस, और जो मैं उदाहरण अभी बताया ये भी बना था। 2 क्वेश्चन जे में आए थे, यानी कि 4 नंबर का कह सकते हैं। अब दूसरा देखिए आपका, ये जो धारा 63 का क्लास 5 है, ये अब तक पूछा नहीं गया। अब आयोग की नज़र इस पर जा सकती है, याद रखिए, इसी पर आपको भी नज़र गड़ानी है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे खोजिए जहाँ की किसी की नज़र न जाए, और वही नज़र क्या करिए, गड़ाइए। अब ये डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अर्थात मानक दस्तावेजी साक्ष्य या कल्पित दस्तावेजी साक्ष्य या इंग्लिश में डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का प्रावधान एविडेंस की धारा 63 के क्लास 5 में किया गया। डीम्ड का मतलब कि दस्तावेजी है नहीं, लेकिन जबरदस्ती क्या किया जा रहा है, दस्तावेजी माना जा रहा है। देखिए खुदा,
ये एक व्यक्ति है, दस्तावेज लिखते हुए अपनी आंखों से देखा था। अब दस्तावेज के बारे में साक्ष्य पेश करना है तो भाई दस्तावेज पेश किया जाए, लेकिन ये आता है न्यायालय में दस्तावेज में कही गई बातों के बारे में अपने मुख से बोले गए शब्दों से बताता है। तो जब मुख से शब्द बोल रहा है और न्यायालय को बता रहा है तो वास्तव में ये तो मौखिक साक्ष्य हुआ, मुख से बोला तो कौन सा साक्ष्य। लेकिन कानून मौखिक नहीं मानता, इसे क्या मान लेता है, दस्तावेजी यानी कि डॉक्यूमेंट। तो इसी को चूंकि है मौखिक लेकिन जबरदस्ती क्या मान लिया गया, दस्तावेजी। इसी को मानव कहा जाता है, मानद। यानी कि फिर एक बार आ जाए अंत में धारा 3 पे, इसका मतलब ये हुआ कि अपराध विदेश में किया गया लेकिन कानून ये कल्पना कर लेता है धारा 3 कि मानो उस अपराध को उसने कहाँ किया था, भारत में भी, लेकिन वास्तव में कहाँ हुआ है, विदेश। भाई विदेश। आइए धारा 3 के बाद धारा 4 देखा जाए। सेक्शन 4 उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जिन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए भारत में विचारण का पात्र होगा। एक शब्दों को देखना है, उदाहरण हम बताएंगे 3 हो जाए तो दोनों को कोरिलेट करके बताएंगे। देखिए भाई बेरे, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। राज्य क्षेत्रातीत का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी कि भारत से बाहर। अपराधों पर संहिता का विस्तार यानी कि आईपीसी का विस्तार। इसका मतलब ये हुआ कुछ दशाओं में भारत से बाहर अपराध करने पर आईपीसी लागू होगी। वे दशाएं कहाँ बताई गई है, सेक्शन 4। देखिए शब्द सा देखिएगा और यहाँ क्या पूछा गया है और आगे क्या पूछा जा सकता है, एक शब्दों पर ध्यान देना। देखिए इस संहिता के उपबंध, पहला खंड देखिए धारा 4 में, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए अपराध में लागू हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत से बाहर कोई भारत का नागरिक अपराध करता है तो ऐसी दशा में वह भारत में दंड का भागी हो। अब 3-4 नियम बनाइए आपका। सबसे पहले नियम यह है कि जो व्यक्ति भारत के बाहर अपराध किया है वह भारत का क्या हो, नागरिक या सिटीजन। अब देखिए 3-4 नियम यहाँ भी पूछे जाते हैं। भारत का नागरिक कब होना चाहिए, अपराध करने के पूर्व, अपराध करने के समय, अपराध करने के बाद। अब होना चाहिए अपराध करने के समय। अगर अपराध करने के पूर्व भारत का नागरिक था लेकिन अपराध करते समय भारत की नागरिकता त्याग दिया था तो वह आईपीसी के तहत दंड का भागी अगर विदेश में अपराध किया। यदि अपराध जिस तारीख को किया उस तारीख को वह भारत का नागरिक नहीं था और 2 दिन बाद भारत की नागरिकता क्या किया, प्राप्त, तब भी आईपीसी उस पर लागू। लेकिन एक लाइन याद रखिए, नागरिक कब होना चाहिए, अपराध करते समय। ये सतर्क रहिएगा। फिर इसको हम एक बार बताएं, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन, अभी तो पहला वाक्य निकाला गया है। फिर एक बार समझिए, अगर भारत का कोई नागरिक विदेश में कोई अपराध करता है तो ऐसी दशा में वह भारत में आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। ये आपका बताया गया है। अब भारत का नागरिक वह कब हो
ये दिमाग में स्थिर करना है, यही आपका क्वेश्चन बनता है। जिस दिन वह विदेश में अपराध किया उस तारीख को उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, न कि आपका पहले या बाद। अब एक समस्या बनती है, 1 जनवरी को इंग्लैंड में एक व्यक्ति अपराध किया, उस समय किसी विदेश की नागरिकता रखा था और 2 जनवरी को भारत आकर और भारत की नागरिकता पा लिया, तो क्या वह इंग्लैंड में किए गए अपराध के लिए भारत में सजा पाएगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि अपराध करते समय वह भारत का नागरिक। अब दूसरा नियम देखिए अभी नागरिकता पर ही भाई, अगर भारत का नागरिक विदेश में जाकर अपराध करता है तो इसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपराध भारत में दंडनीय हो। अगर वह कार्य विदेश में अपराध है लेकिन भारत में नहीं है तो ऐसी दशा में वह भारत में दंड का भागी नहीं। फिर एक बार समझिए, अगर कोई भारत का नागरिक विदेश में अपराध करता है तो ऐसी दशा में वह भारत में तभी सजा पाएगा आईपीसी के तहत जब उसका कार्य आईपीसी के तहत अपराध घोषित किया गया। अगर भारत में वह कार्य अपराध नहीं है लेकिन विदेश में वह कार्य अपराध है जहां वह अपराध किया है तो भारत में वह सजा का हकदार नहीं। तो इसका मतलब नियम निकालिए। नियम ये है कि विदेश में अपराध करने पर भारत में व्यक्ति कब दंडित होगा? जब वह कार्य विदेश में अपराध हो, वह कार्य भारत में अपराध हो, वह कार्य विदेश और भारत दोनों में अपराध हो, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ मारेंगे आप? विदेश से मतलब नहीं है, वह कार्य कहाँ अपराध हो? भारत। एक ही उदाहरण बताया जाता था सटीक, वो भी उदाहरण आपका जोसेफ साइन में दीपक मिश्रा जी हटा दिए। लेकिन फिर एक मैं बात बता रहा हूँ, एडल्ट्री का अपराध बताया जाता था लेकिन 2018 में जारकर्म को अपराध की श्रेणी अपराध के को अवैध घोषित कर दिया गया। उदाहरण भी ये मैं बताता था, लेकिन ठीक है फिर एक बार बताया जाएगा, भले आपका जारकर्म क्या है अवैध, लेकिन भाई उदाहरण ये सही नहीं है। मैं बता रहा हूँ वर्तमान परिस्थितियों में सटीक नहीं है लेकिन समझने के लिए बताया जा रहा है। अंत में हम डिस्कस, मान लीजिए ए एक भारत का नागरिक है और इंग्लैंड गया, ध्यान समझिए कहाँ गया, और इंग्लैंड में बी की पत्नी सी से रिलेशन बनाया। बी की पत्नी सी से रिलेशन बनाया। इंग्लैंड में ये जो एडल्ट्री का अपराध है, जारकर्म का अपराध है, ये अपराध है ही नहीं, यानी कि इंग्लैंड में अपराध नहीं है। तो इंग्लैंड के कानून के अनुसार इंग्लैंड में ये सजा का हकदार, लेकिन चूंकि भारत में ये अपराध है तो ये भारत में दंड का भागी हो सकता था। लेकिन 2018 में आईपीसी की धारा 497 को जोसेफ साइन वर्से भारत संघ के बाद में जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। अब न तो भारत में दंडित होगा और न कहाँ इंग्लैंड। ये उदाहरण ही विफल हो गया, अब कहीं दंडित नहीं होगा क्योंकि भारत में भी अब अपराध की श्रेणी से कहाँ निकल गया। लेकिन एक उदाहरण बताएगा, अगला देखिए भाई, यानी कि बताने का मतलब ये हुआ। अभी और टेक्निकल क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुए, नहीं कि समाप्त हो गया धारा 4, इतना आसान नहीं है, अंदर से पूछ ले तो और समझिए। अब ये तो आपका बता गया कि वह कार्य कहाँ अपराध घोषित किया गया हो भारत। अब अगला नियम आइए, अगर किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति विदेश में अपराध किया
और विदेश में उसके खिलाफ उसके लिए मुकदमा चला, तब क्या परिणाम हो। आइए एक उदाहरण से देखा है। मान लीजिए एक भारत का नागरिक था, ये अमेरिका में गया, यानी कि कहाँ गया, अमेरिका में गया, और अमेरिका में पी की घोर उपहत की, यानी कि घोर उपहत मतलब क्या, ग्रीवियस, और यानी कि घोर उपहत, हाथ पैर तोड़ दिया। अब एक के खिलाफ मुकदमा अमेरिका में चला, अमेरिका पकड़ लिए, और अमेरिका में एक के खिलाफ क्या चला, मुकदमा, और मुकदमा चलाकर इसको क्या दिया गया, दंड। यानी कि अब दिमाग स्थिर करके लगाइए, ये बिहार इंटरव्यू में क्वेश्चन आया है। भाई सतर्क रहिए, केवल प्री के लिए नहीं, प्री मेंस इंटरव्यू अभी से तैयार करिए, 2 दिन में इंटरव्यू नहीं तैयार कर पाएंगे। अच्छे से दिमाग यहाँ लगाइए। देखिए समस्या मैं बना रहा हूँ अभी आपका धारा 4 के पहले पॉइंट पर। एक भारतीय नागरिक था, भारत से बाहर गया और अमेरिका के एक व्यक्ति को घोर उपहत किया, ग्रीवियस। तो भाई अमेरिका में पकड़ लिया गया, अमेरिका में मुकदमा चला। अब समस्या देखिए कहाँ आती, अगर किसी तरह अमेरिका से भारत भाग आता तो ऐसी दशा में अब ये देखा जाता कि क्या घोर उपहत का अपराध IPC के तहत दंडनीय है कि नहीं है। 320 में परिभाषित है और दंड भी है तमाम धाराओं में। यानी कि जो अपराध उसने अमेरिका में किया वह भारत में भी अपराध है। तो अमेरिका से भारत आता तो किस स्थान पर मुकदमा चलता, इसीलिए मैं CRPC 188 बताया, किस स्थान पर चलता जहां वह भारत में पाया। लेकिन किसकी पूर्व सहमत से, केंद्रीय सरकार। अभी बताया गया किसके पूर्व सहमत, केंद्रीय सरकार। ये दिमाग बैठा है। अब दूसरा नियम आइए, यहाँ भाई थोड़ा टेक्निकल है, यहाँ ये नहीं कि आसान है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। धारा 4, उसके बाद तो 5 से उड़ा देना, 2-2 4 लाइन लगेगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन धारा 4 ही मेन है। अगला क्वेश्चन ये आया जो इंटरव्यू में बना, ध्यान से देखिए। ए अमेरिका गया, अमेरिका में बी की घोर उपहत किया, अमेरिका में उसके खिलाफ मुकदमा चला और अमेरिका के न्यायालय ने आपका दोष सिद्ध कर दिया। यानी कि अमेरिका के न्यायालय ने ए को ग्रीवियस हर्ट के लिए सजा दी। सजा काट लिया अमेरिका में। सजा काटने के बाद भारत आया तो यही दिमाग लगाना है, क्या भारत में उस अपराध के लिए उसके खिलाफ मुकदमा पुनः चल सकता है? तो नहीं चल सकता। क्यों नहीं? क्योंकि प्रोटेक्शन अगेंस्ट WTO पार्टी यानी कि संविधान का अनुच्छेद 20 का क्लास 2 इस बात को प्रतिबंधित करता है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया। इसमें किसी को समस्या तो बताइए, क्योंकि अभी समाप्त नहीं हुआ ये बात। इसमें किसी को समस्या तो बताइए, नहीं तो अगला वाक्य देखा। अब ये इंटरव्यू में पूछा गया कि CRPC की धारा 300 क्या कोई बचाव ऐसे मामलों में अभियुक्त को संरक्षण देगी? कोई संरक्षण नहीं। यानी कि जो CRPC की धारा 300 है ये बताती है कि अगर विदेश में मुकदमा चला और चाहे सजा पाया हो न पाया हो, भारत में दूसरा मुकदमा उसी आधार पर चल सकता है। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का क्लास 2 प्रोटेक्शन देगा, लेकिन हमेशा नहीं। प्रोटेक्शन कब देगा? जब विदेश में मुकदमा चला हो और विदेश में वह अभियुक्त क्या पाया हो, सजा। अगर वह बाइज्जत बरी हो गया तो कहीं कोई प्रावधान नहीं। फिर एक उदाहरण को हल्का सा मोड़ा जाए।
ये तो आ गया ना कि विदेश में सजा पाया तो सीआरपीसी तो कोई रिलीफ नहीं देगी, लेकिन कौन रिलीफ देगा दूसरे मुकदमे पर? कौन रोक लगाएगा? हमारा संविधान। यह इंटरव्यू में पूछा गया। अगर इसी मामले में अगर अमेरिका में मुकदमा चला और अमेरिका के न्यायालय ने आपका एक्विटल कर दिया, एक्विटल यानी कि दोष मुक्त कर दिया अभियुक्त को, दोष मुक्त का मतलब बाइज्जत बरी कर दिया, तो ये समस्या है क्या भारत में उसी अपराध के लिए पुनः मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता? न तो सीआरपीसी तो ऐसे ही नहीं बचाव देती है, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बचाव नहीं देगा। क्यों? क्योंकि संविधान ये कहता है कि भाई मुकदमा चला हो और वह क्या पाया हो, पहली बात सच, और इस उदाहरण में वह अमेरिका में क्या हो गया, बाइज्जत बरी। संविधान भी कोई बचाव नहीं देगा और भारत में उसके खिलाफ दूसरा मुकदमा लेकिन लग गया तो वहीं किसकी अनुमति से? केंद्रीय सरकार। और कहाँ मुकदमा चलेगा? जहाँ वह भारत में क्या हो, कौन सी धारा? सीआरपीसी 180। भाई देखिए, लिखवाया नहीं जा सकता ये सब, ये दिमाग में बैठाना है, ये संभव नहीं लिखवाना। मैं बता दूं, आप सोच रहे हो कि लिखवा देंगे सर, ये सब बातें उदाहरण है, इसको कहाँ बैठाना है दिमाग। इसीलिए दूसरा देखिए भाई, खंड दूसरा, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू है, यानी कि आईपीसी लागू हो। देखिए, यानी कि कोई विमान या पोत भारत में रजिस्टर्ड, ध्यान से समझिए इसको, दूसरा खंड, यानी कि भारत में कोई विमान या पोत, रजिस्टर्ड का मतलब पंजीकृत हुआ, पंजीकृत कहा जाता है, मतलब रजिस्टर क्या किया गया हो, रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड। तो ऐसे विमान या पोत पर विश्व के किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसके द्वारा? विश्व के किसी भी व्यक्ति द्वारा, किस स्थान पर? किसी भी स्थान पर, किस स्थान पर?